वो बाई फंगजू से हेल्प मांगता है प्रिंसेस आर्याना की डेथ मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यही एक रास्ता है इस आर्याना के सपने की दुनिया से बाहर निकलने का। सो मोई के पास इस आर्याना के ड्रीम वर्ल्ड के बारे में जो लिटिल बिट इंफॉर्मेशन थी वो बाई फंगजू से शेयर करता है कि ये सपने की दुनिया बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है रियल मैजिक वैली की। पर धीरे धीरे इस सपने की दुनिया को क्रिएट करने वाले ने इस दुनिया को इस तरह बदल दिया जिससे वो उस समय की हुई किसी ट्रेजेडी को चेंज करके हैप्पी एंडिंग में बदल सके। पर क्योंकि रियलिटी में आर्याना मर चुकी है, सो इस सपने की दुनिया में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। इस सपने की दुनिया को क्रिएट करने वाला सिर्फ खुद को और दूसरों को धोखा दे रहा है ये सोचकर कि इससे वो कुछ भी चेंज कर सकता है। वो बाई फंगजू को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो वही चॉइसेस और डिसीजन फॉलो करे जो कभी प्रिंसेस आर्याना ने किए थे, जिससे वही इंसिडेंट फिर से रिपीट हो जो उसकी डेथ के समय हुए थे, जिससे कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था प्रिंसेस आर्याना की डेथ के समय। वो बाई फंगजू को प्रिंसेस आर्याना के कुछ लेटर्स देता है जिसे पढ़ के उसे हेल्प मिल जाएगी कि प्रिंसेस आर्याना की पर्सनालिटी और नेचर कैसा था। बर्ड क्लैन की क्वीन का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाने वाला था, जिसके बैंक्वेट में प्रिंसेस आर्याना एके बाई फंगजू को भी इनवाइट किया गया था अलोंग विद लॉर्ड शीजे मतलब दोंगवा दीजे। बैंक्वेट में बाई फंगजू आ तो गई थी, पर जिसके डर से वो यहाँ भाग के आई थी उसे भी उसके साथ ही यहाँ ले आया गया था। हम बात कर रहे हैं आर्याना के भाई जैसे पेट ग्रीन स्नेक छिंग की, जिसे प्रिंस छिंग बुलाती थी आर्याना। वो सब कुछ सह सकती है पर स्नेक के बगल में बैठना बिल्कुल नहीं। वो इस बैंक्वेट को अटेंड ही नहीं करती है और दूर से ही सो मोई उसे उसकी फैमिली मेंबर के बारे में एक्सप्लेन करता है जिससे वो आर्याना के कैरेक्टर और फैमिली को बेटर समझ सके। सो मोई उसे पॉइंट करता है कि उसकी बहन उससे नफरत करती है, उसकी माँ उसकी नेचुरल माँ होने के बावजूद भी उसे पैदा होते ही अबेंडन कर दिया था और फादर का भी हाल कुछ ऐसा ही है। दोंगवा दीजन को बाई फंगजू की एनर्जी आसपास फील होती है पर उसका कोई ट्रेस उन्हें नहीं मिलता। सो मोई और लॉर्ड शीजे मतलब दोंगवा दीजन का सामना होता है। दोंगवा दीजन तो स्नेक इमॉर्टल सो मोई को पहचान लेते हैं। अजीब तो सो मोई को भी लॉर्ड सीजे की आइडेंटिटी लग रही थी, पर वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था कि क्या सच में ये लॉर्ड सीजे की जगह दोंगवा दीजन है। अब इस सपने की दुनिया में ऐसा होता है कि जो जिस कैरेक्टर की आइडेंटिटी लेता है तो पहले वाला कैरेक्टर का नाम और निशानी इस दुनिया से हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल सो मोई ने अपने कैरेक्टर सो मोई की जगह ली है, तो सपने की दुनिया में जो सो मोई था वो गायब हो चुका है। सेम चीज दोंगवा दीजन के साथ हुआ जिससे रियल वाला लॉर्ड सीजे गायब हो गया है। एंड इसी तरह रियल शन्य ने इस सपने में कदम रखा, सो सपने वाले शन्य की जगह रियल शन्य ने ले लिया। और इसका ये भी मतलब है कि ये सब इस सपने में चल रही प्री डिफाइंड स्टोरी में कहीं ना कहीं चेंजेस भी ला सकते हैं। एनीवे, बैंक्वेट खत्म होते ही सो मोई बाई फंगजू से वापस मिलता है और उसे एक्सप्लेन करता है उसकी और लॉर्ड शीजे की शादी के बारे में कि लॉर्ड शीजे हेवन के भेजे हुए सुपरवाइजर की तरह हैं जो मैजिक वैली को स्टेबल रखते हैं और कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो तो उन्हें हेवन लोक में रिपोर्ट करते हैं। और लॉर्ड शीजे की इसी पोजीशन की वजह से उसके फादर ने उसे यूज करके यंग एज में ही उसकी शादी लॉर्ड शीजे से कर दी, जिससे लॉर्ड शीजे का प्रोटेक्शन हमेशा इस बर्ड क्लैन पर बना रहे। पर लॉर्ड शीजे ने कुछ वजह से इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया और अपने पैलेस में एकांत में रहना शुरू कर दिया और फिर शन्य उनकी पोजीशन पर आ गया। लॉर्ड शीजे ने कभी भी आर्याना में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, न कभी वो दोनों साथ रहे और ये शादी बस नाम की शादी रह गई जिसे धीरे धीरे सभी भूल गए थे। सो मोई को ये बात बाई फंगजू को बताते बताते अब रियलाइज होने लगा था कि रियल स्टोरी में तो लॉर्ड शीजे कभी अपने एकांत माउंटेन पैलेस से बर्ड क्लैन में वापस आए नहीं थे, तो इस सपने की दुनिया में लॉर्ड शीजे की स्टोरी चेंज कैसे हो गई। और उसे समझ आता है कि ये पक्का दोंगवा दीजन है। और वैसे भी उसने एक पावरफुल ऑरा फील किया था लॉर्ड शीजे के पास से, जो उसने रियल वाले लॉर्ड शीजे से कभी फील नहीं किया। पर बाई फंगजू के थ्रू अपना मेन मोटिव आर्याना की डेथ का रीजन पता लगाने के लिए वो बाई फंगजू को दोंगवा दीजन के यहाँ होने के बारे में नहीं बताता। प्रिंसेस जुनो और छांगड़ी आर्याना के बारे में उल्टी सीधी बातें करने में लगी थी, जिसका करारा जवाब बाई फंगजू अपने अंदाज में देती है उन्हें। बाई फंगजू खुद को सो मोई के रूम में ले जाती है और डिमांड करती है कि वो इसी रूम में आज रात गुजारेगी, क्योंकि रूम में प्रिंस छिंग मतलब ग्रीन स्नेक उसका इंतजार कर रहा है उसके साथ सोने के लिए। ऑब्वियसली सो मोई बाई फंगजू को अपने रूम में तो नहीं सुला सकता, सो वो उसे नॉक ऑफ करके उसी के रूम में उसे शिफ्ट कर देता है और ये प्रोसेस प्रिंसेस जुनो और छांगड़ी देख लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बाई फंगजू की तो जान निकल जाती है जब वो खुद को ग्रीन स्नेक के साथ ही एक ही बेड पर सोते हुए पाती है। प्रिंसेस जुनो और छांगड़ी ने बाई फंगजू एके आर्याना को लॉर्ड शीजे के सामने डिस्ग्रेस करने के लिए ब्रेकफास्ट पर बुलाया था। लॉर्ड शीजे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे आर्याना से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ बाई फंगजू से मिलने में ही पूरा इंटरेस्ट है। लेकिन जब आर्याना पर उनकी नजर पड़ती है तो नजर एक सेकंड के लिए भी उस पर से हट नहीं पाती।
बाय फुंगजू का भी फर्स्ट इंप्रेशन था कि लॉर्ड सीजे कितने हैंडसम और डैशिंग है, पर बेचारी आरान्या से तो वो प्यार ही नहीं करते थे। दोनों प्रिंसेस बाय फुंगजू को ये प्रूव करने का ट्राई कर रही होती है कि लॉर्ड सीजे उसके हस्बैंड होने के बावजूद उसमें 1% इंटरेस्ट नहीं रखते, पर प्रिंसेस जूनो को ट्रीट करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पर बाय फुंगजू भी बाय फुंगजू है, उसे उल्टा जवाब देना अच्छे से आता है और लोगों का मुंह बंद करना भी। बाय फुंगजू अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती है और वहां से निकल जाती है सुमोई से मिलने। डोंगवा दीजिन भी उसका पीछा करते हैं। आज स्पार्कलिंग फ्लावर रेन होने वाली थी जिसे बाय फुंगजू बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी, पर बीच में आ रहा था उसका सो कॉल्ड भाई ग्रीन स्नेक चिंग, जो पूरे टाइम उसके पीछे रेंगता रहता है। सो इसका बंदोबस्त करने के लिए वो सुमोई को बलि का बकरा बना देती है। आज सुबह के ब्रेकफास्ट में उसने नोटिस किया था कि जिस तरह से प्रिंसेस चांगरी लॉर्ड सीजे की तरफ देख रही थी और उस पर हक जताने की कोशिश कर रही थी, 100% वो लॉर्ड सीजे को पसंद करती है। सो वो सुमोई को लॉर्ड सीजे की तरह ड्रेसअप कर देती है और उन्हीं से प्रिंसेस चांगरी को लेटर लिखवा कर भेजती है जिसमें उसने एज अ लॉर्ड सीजे उसे रात में मिलने के लिए बुलाया था। और सुमोई से ही वो गड्ढा भी खुदवाती है जिसमें प्रिंसेस चांगरी को गिरवाना है और ट्रिक करके उसे उसके आरान्या वाले कपड़े पहनाना है। सब कुछ सही हो रहा था, बस गड़बड़ ये हो जाती है कि प्रिंसेस चांगरी आरान्या के ग्रीन स्नेक के पीछे भागते भागते अपनी माँ और फादर के ऑफिशियल मीटिंग के बीच पहुंच जाती है। मीनवाइल सबसे बड़ा ट्रिक तो बाय फुंगजू के साथ हो जाता है, क्योंकि डोंगवा दीजिन ने सारी ट्रिक को विटनेस कर लिया था और वो वही बाय फुंगजू के पास ही आते हैं। पर बाय फुंगजू उन्हें डोंगवा दीजिन के गेटअप में सुमोई समझकर उन्हें मास्क पहनवा देती है और अपने साथ उसे स्पार्कलिंग फ्लावर रेन को एंजॉय करने ले जाती है। डोंगवा दीजिन भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और चुपचाप इस मोमेंट को एंजॉय करते रहते हैं। बाय फुंगजू उसे सुमोई समझकर अपने दिल में दबी वो बातें शेयर करती है जो आरान्या नहीं बाय फुंगजू कहना चाहती है। वो एक्सप्रेस करती है कि उसे ऐसा फील होता है कि वो भी किसी से बेइंतहा प्यार करती है, जिसका चेहरा तो उसे याद नहीं है, पर उसे वो दर्द अभी भी फील होता है जो उसके प्यार का रिस्पॉन्स ना मिलने से हर्ट होके मिला था। अपने इमोशन शेयर करने के बाद जब उसकी आंखें डोंगवा दीजिन से मिलती है और सस्पिशियस होके वो मास्क हटाती है और मास्क के पीछे लॉर्ड सीजे को देखकर डर से वहां से भाग जाती है। डोंगवा दीजिन अब बिल्कुल श्योर हो गए थे कि बाय फुंगजू की प्री मॉर्जेस सोल आरान्या की बॉडी में है, पर अजीब बात ये थी कि ना उसमें आरान्या की मेमोरी है ना ही बाय फुंगजू की। प्रिंसेस चांगरी को अपने स्नेक को यूज करके पब्लिकली एम्बैरेस करने के क्राइम में बाय फुंगजू को किंग और क्वीन के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर उसका भाई, जो उसका नेचुरल भाई नहीं है, वो उसके फादर और अदर कॉन्क्यूबाइन का बेटा है, बाय फुंगजू का साइड लेता है और पनिशमेंट ना देने के लिए प्लीड करता है। तब जाके फादर बाय फुंगजू को कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं देके स्टोन केज में ही कुछ दिन बिताने का ऑर्डर देते हैं। शन्य का दिमाग उसे यही इशारा बार बार दे रहा था कि शायद ये उसकी आरान्या नहीं है। बाय फुंगजू को इधर स्टोन केज से पॉइजनस केज में प्रिंसेस चांगरी के ऑर्डर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी रात पूरे पैलेस में किसी रीजन की वजह से आग लग जाती है। बाय फुंगजू को बचाने बाद शन्य आता है और उसे लेके सुमोई के मेंशन के पास छोड़ देता है। डोंगवा दीजिन जब तक बाय फुंगजू को रेस्क्यू करने पहुंचते हैं, वो वहाँ केस से फ्री हो चुकी थी। डोंगवा दीजिन बाय फुंगजू को ढूंढते ढूंढते सुमोई के मेंशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो सुमोई को इंजर्ड बाय फुंगजू की केयर करते हुए देखते हैं और वो सारी बात भी सुनते हैं जिसमें बाय फुंगजू अपने उस डिसअपॉइंटमेंट के बारे में कह रही थी जो उसे उस पर्सन को प्यार करने से मिली है, इवन दो उसे वो पर्सन याद नहीं है। वो एक्सप्रेस करती है कि इवन दो वो बहुत स्ट्रॉन्ग और कैपेबल है, हर सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकती है, पर ऑनेस्टली वो चाहती है कि उसे कोई ऐसा मिले जो उसे डेंजर के बीच छोड़ कर ना जाए, बल्कि उसे रेस्क्यू करे एंड उसे कंफर्ट दे जब भी वो पेन में हो। बात करते करते वो सुमोई के ही शोल्डर पर सो जाती है। जैसे ही सुमोई बाय फुंगजू को कैरी करके रूम में ले जाने के लिए तैयार होता है, डोंगवा दीजिन अपना सामान वापस ले लेते हैं। डोंगवा दीजिन कुछ देर बाद सुमोई से पर्सनली मिलते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि उसे ल्योंग सॉन्ग ने यहाँ भेजा है। इधर सपने की दुनिया से बाहर जहाँ सब टेंशन में थे, यान जी इधर उधर भागा दौड़ी कर रहा था कोई सोल्यूशन निकालकर बाय फुंगजू को बाहर निकालने के लिए। ल्योंग सॉन्ग आराम से चिल होकर चेस खेलने में बिजी था, क्योंकि उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि चाहे डोंगवा दीजिन 10% पावर के साथ ही वहां गए हो, पर वो 10% पावर और 100% इंटेलिजेंट दिमाग इतना कैपेबल है कि वो आराम से वहां से बाहर आ सकते हैं। और अगर वो वहां इतना लंबा रुके हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा जिसने उन्हें वहां रोका हुआ है। इन बातों को सुन के यांची थोड़ा काम होता है और जाके अपनी जिहांग से मिलके उसे बेटर फील कराने की कोशिश करता है, पर वो डोंगवा दीजिन को लेके इतना इन्वॉल्व थी कि वो यांची के एफर्ट्स को नोटिस ही नहीं करती। इधर आरान्या की ड्रीम वर्ल्ड में डोंगवा दीजिन का सामना रियल शन्य से होता है
और यहाँ दोंगबा दीजिन को शॉक लग जाता है कि उसकी एनर्जी और फेस इतना सिमिलर क्यों है उससे। दोंगबा दीजिन किसी काम से लॉर्ड शीजे वाले पैलेस में आ जाते हैं और तब तक सुमोए को अपॉइंट कर देते हैं कि वो 3 बार उनके ब्लड से बना हुआ टॉनिक बाई फुंगचू को देता रहेगा। और इसी वजह से बाई फुंगचू के मुंह का पूरा टेस्ट खराब हो रहा था, क्योंकि सुमोए जो भी खाना उसे खिला रहा था उसमें ब्लड जैसा टेस्ट और स्मेल आ रही थी। शेन ये आरान्या के साथ मिर्ची और शार एंजॉय करने के मोटिव से किंग को आइडिया देता है कि क्यों ना किंग और क्वीन आज रात के मिर्ची और शार को एंजॉय करने के लिए एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज करें और सभी को इनवाइट करें। शेन ये बैंक्वेट वाली न्यूज पर्सनली आरान्या को देने आता है, पर आरान्या एके बाई फुंगचू और सुमोए को एक दूसरे की कंपनी इतना एंजॉय करते थे उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। बैंक्वेट की रात शेन की नजर सिर्फ और सिर्फ आरान्या पर रुकी हुई थी, जिसे प्रिंसेस जूनो नोटिस करते हुए चिढ़ रही थी, क्योंकि शेन्ये के साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। वो शेन्ये का अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने का ट्राई करती है, पर वो उसे उल्टा इरिटेट कर देती है, जिससे शेन्ये उस बैंक्वेट से चला जाता है। क्वीन बाई फुंगचू एके आरान्या से सवाल करती है कि उसके हस्बैंड लॉर्ड शीजे उसके साथ यहाँ बैंक्वेट में क्यों नहीं है, जिसका ऑब्वियसली बाई फुंगचू के पास कोई आंसर नहीं था। बीच में प्रिंसेस झांगरी कूद कर एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि उससे लॉर्ड शीजे ने बताया था कि वो एक डेंजरस माउंटेन पर सिस्टर जूनो के लिए रेयर मेडिसिन लेने गए हैं। प्रिंसेस झांगरी को अपने दावे पर एम्बैरस होना पड़ता है जब खुद दोंगबा दीजिन एके लॉर्ड शीजे आगे क्लियर करते हैं कि वो माउंटेन पर रेयर मेडिसिन लेने तो गए थे, बट वो मेडिसिन वो अपनी वाइफ आरान्या के लिए लेने गए थे। बाई फुंगचू को विश्वास नहीं हो रहा था कि सुमोए ने तो बताया था कि लॉर्ड शीजे आरान्या में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते थे, तो अब ये स्टोरी चेंज कैसे हो गई। वो अपनी इस कंफ्यूजन को लॉर्ड शीजे के सामने रखती है कि आपको कब से मेरी चिंता होने लगी। लॉर्ड शीजे एके दोंगबा दीजिन भी करारा जवाब देते हैं कि मुझे तो तुम्हारी हमेशा से चिंता रहती है, पर तुम नोटिस तो तब करोगी जब तुम अपना ध्यान सुमोए पर से हटाओगी। उसी रात प्रिंसेस जूनो झांगरी के साथ मिलकर एक प्लान फॉर्म करते हैं और एक स्पाई आरान्या के पीछे लगा देते हैं और सुमोए को आरान्या के नाम से मिलने के लिए लेटर भेजते हैं। मीनवाइल शेन्ये हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में था। उसकी आरान्या, सुमोए और लॉर्ड शीजे के बीच उसे नोटिस तक नहीं कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एज प्लान्ड प्रिंसेस जूनो और झांगरी आरान्या और सुमो को एडल्टरी कमिट करते हुए रंगे हाथ पकड़ने उसके मेंशन पहुंच जाती है। इवन वो किंग को भी बुलवा लेती है, पर जब उस बेड का कर्टेन हटता है तो उसमें से सुमोए की जगह लॉर्ड शीजे को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाद में सुमोए किंग को वो लेटर भी दिखाता है जो उसे आरान्या के नाम से भेजा गया था, पर वो एज अ मास्टर आरान्या की हैंडराइटिंग को अच्छे से पहचानता है एंड वो प्रिंसेस झांगरी का लॉर्ड शीजे को भेजा गया रोमांटिक लेटर भी किंग को शो करता है, जिससे प्रिंसेस झांगरी का ऑलरेडी मैरिड लॉर्ड शीजे को लेकर प्यार रिवील होता है। और साथ ही इस हैंडराइटिंग से ये भी प्रूव होता है कि आरान्या के नाम से लेटर उसी ने लिखा था। अपैरेंटली ये सारा रिवर्स प्लान दोंगबा दीजिन ने बनाया था और अच्छा मजा चखाया इन दोनों प्रिंसेस को। दोंगबा दीजिन यहाँ नहीं रुकते, वो रियल स्टोरी के समय से पहले ही प्रिंसेस जूनो की प्रेगनेंसी का सीक्रेट सबके सामने ला देते हैं। प्रिंसेस जूनो किंग की रियल बेटी नहीं है, वो करंट क्वीन छिंगहुआ और प्रीवियस किंग की बेटी थी, और प्रीवियस किंग करंट किंग का भाई था जिसे मारकर उसने ये गद्दी ली, और छिंगहुआ की ब्यूटी से फैसिनेट होकर वो उससे शादी कर लेता है और जूनो को भी अपना लेता है। पर दिल से उसने प्रिंसेस जूनो को कभी अपना नहीं माना था, वो बस मौका ढूंढ रहा था जूनो से पीछा छुड़ाने का, जो उसे उसके भाई की याद दिलाती है। और आज उसे जूनो की इलेजिटिमेट प्रेगनेंसी की वजह से ये मौका मिल गया था और वो उसे व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड द्वारा सैक्रिफाइस किए जाने का ऑर्डर देता है। सुमोए बाई फुंगचू को बताता है कि आरान्या सैक्रिफाइस के दिन जूनो को बचाती है, उसका मेन मोटिव शेन्ये को बचाना था, जो जूनो को बचाने के लिए बीच में आ गया था, क्योंकि आरान्या शेन्ये से प्यार करती थी, जिस प्यार का रिस्पॉन्स शेन्ये ने उसे कभी नहीं दिया। सो आरान्या अपने ब्लड से व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड से अपेयर हुए व्हाइट टाइगर को अपने और शेन्ये के ब्लड से फिर से सील कर देती है। और सुमोए अब चाहता था कि इस बार बाई फुंगचू आरान्या की तरह सेम डिसीजन ले और शेन्ये और जूनो को बचाए, जिससे सारे इंसिडेंट वैसे ही रिक्रिएट हो जैसे ओरिजिनली हुए थे। बाई फुंगचू जितना सुमोए से आरान्या के बारे में जान रही थी, उसे उतनी ही ज्यादा आरान्या की लाइफ पर दया आ रही थी कि वो कितनी अकेली थी। ना फैमिली वालों से उसे प्यार मिला, ना उसके प्यार शेन्ये ने उसके प्यार की कदर की। रियल टाइम में शेन्ये क्वीन के आने का वेट कर रहा था, जो इसी टाइम में अपनी बेटी प्रिंसेस जूनो को बचाने के लिए उससे प्लीड करने आती है। शेन्ये को लॉर्ड सीजे एके दोंगबा दीजिन दिखते हैं, सो वो लॉर्ड सीजे जो उसके मास्टर है उनसे सजेशन मांगता है कि क्या उसे प्रिंसेस जूनो को बचाने जाना चाहिए, जिसपे लॉर्ड सीजे उसे रिप्लाई करते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है वो करो।
लॉर्ड सीजे से फेस टू फेस बात करने के बाद शन ये को और भी ऑड लगने लगा था सब कुछ कि इस बार आरान्या के सपने में सब कुछ चेंज क्यों लग रहा है। आरान्या चेंज लग रही है, लॉर्ड सीजे चेंज लग रहे हैं, चूनो वाला इंसिडेंट भी समय से पहले हो रहा है। इधर बाई फुंगचू हिम्मत जुटाने में लगी थी अपने ब्लड को ड्रॉ करने के लिए, पर वो ब्लेड से होने वाले दर्द को लेकर इतना डरी हुई थी कि उससे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कल सू मोई का दिया हुआ काम कर पाएगी। रात भर वो अलग अलग ट्रिक्स सोचती है ब्लड वाले रिचुअल्स को बिना दर्द के पूरा करने के लिए। पनिशमेंट वाला डे आ गया था। प्रिंसेस चूनो का ब्लड रिट्रीव करके व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड को ऑफर किया जाता है और स्वॉर्ड एक्टिवेट होकर व्हाइट टाइगर को रिलीज कर देती है। एज एक्सपेक्टेड शन ये चूनो को बचाने आ गया था। बाई फुंगचू सू मोई को चिकन ब्लड का पैकेट शो करती है जो वो अपने ब्लड के बदले स्वॉर्ड को ऑफर करेगी, और ये आइडिया उसने रात भर जाग के सोचा था, जिससे एक सेकंड में सू मोई रिजेक्ट कर देता है कि उसे अपना फ्रेश ब्लड ऑफर करना होगा, और वो भी उसी व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड से अपने हाथ को कट करके। बाई फुंगचू रिफ्यूज कर देती है कि वो फिर ये काम नहीं कर पाएगी, पर सू मोई बैक करता है कि यही रास्ता है आरान्या की डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने का और साथ ही उसके सपने की दुनिया से बाहर जाने का। बाई फुंगचू का सॉफ्ट हार्ट मान जाता है, पर समय जैसे जैसे पास आ रहा था उसकी हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी कि वो अपने हाफ ब्लड को सेक्रीफाइस कर पाएगी। एट लास्ट वो अपने माइंड को मेकअप कर लेती है और उतर पड़ती है बैटल ग्राउंड में। जैसे सू मोई ने इंस्ट्रक्ट किया था वो वही डायलॉग रिपीट करती है जो आरान्या ने शन्य से कहा था। वो शन्य का हाथ होल्ड करके ब्लेड से दोनों के ब्लड को ड्रॉ करती है और फिर उस व्हाइट टाइगर स्वॉर्ड से अपने हाथ को स्लिट करके अपना ब्लड उसे ऑफर करने लगती है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि स्वॉर्ड की इविल पावर में बाई फुंगचू का ब्लड मिक्स होने से डीमन क्वीन डिटेक्ट कर लेती है अपनी सोल का वो छोटा सा पार्ट जो उसने डोंगबा रीजन और अपनी बैटल के बीच सील होने से पहले ही छुपा दिया था। और ये सोल उस समय बाई फुंगचू की माँ जब बाई फुंगचू से प्रेग्नेंट थी तब वो सोल बाई फुंगचू का जो बर्थ फिनिक्स मार्क था उसी में जगह बनाकर रहने लगती है। एट लास्ट व्हाइट टाइगर सक्सेसफुली सील हो चुका था। बाई फुंगचू हाफ ब्लड के लॉस से बेहोश हो गई थी। डोंगबा रीजन उसे लेके वहां से चले जाते हैं। डीमन क्वीन अपने शैडो को उस फिनिक्स मार्क को ढूंढने भेज देती है और वो बाई फुंगचू की ओशन में दबी बॉडी को ढूंढ लेती है जो डोंगबा रीजन ने वहां छुपाई थी। इससे पहले वो उस रेड मार्क को वापस ले पाती और बाई फुंगचू की बॉडी को किसी तरह हार्म कर पाती, डोंगबा रीजन सब कुछ सेंस करके वहां पहुंचकर उस पर अटैक कर देते हैं। जब तक उन दोनों की बैटल चलती है बाई फुंगचू होश में आ जाती है और क्यूरियसली उस बॉक्स में सोई हुई अपनी बॉडी को देख के उस बॉडी को टच करती है और वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आ जाती है। उसकी नजर सीधे डोंगबा रीजन और डीमन क्वीन की बैटल पर पड़ती है। डोंगबा रीजन की भी नजर बाई फुंगचू पर पड़ती है और उसे ग्रीट करने आते हैं, और इसी मोमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन में डीमन क्वीन की शैडो उन पर अटैक करके डोंगबा रीजन को इंजर्ड कर देती है। डोंगबा रीजन बाई फुंगचू को साइड में करके एक बार फिर इस फियर्स बैटल को ज्वाइन करते हैं और एकदम से काले आसमान ने पूरे एरिया को ढक लिया था और इसका इफेक्ट आरान्या के ड्रीम वर्ल्ड के बाहर मैजिक वैली में भी दिख रहा था। बाई फुंगचू डोंगबा रीजन को सर्च करती है और रास्ते में डोंगबा रीजन की इंजरी से बहे खून का पीछा करते हुए एक केव तक पहुंच जाती है जहां डोंगबा रीजन खुद को रिकवर करने का ट्राई कर रहे थे। बाई फुंगचू डोंगबा रीजन के इंजर्ड पार्ट को रैप करती है